नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 8 विनिमय विपत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस अध्याय का एक भाग हम कर चुके हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि किस तरह सामान खरीदने और बेचने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिया दिया जाता है और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं सामान के पैसे को वसूलने के लिए। चलिए देखते हैं। पिछले भाग में आपने देखा अमित ने सुमित को 20,000 रुपये का उधार माल बेचा और 3 माह की अवधि का एक विपत्र सुमित पर लिखा और इस विपत्र को अमित ने परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा था। आज हम दूसरी संभावना देखेंगे। दूसरी अवस्था यह हो सकती है कि यदि अमित 12% प्रति वर्ष दर से विपत्र को बैंक से भुना लेता है, मतलब अमित सुमित को सामान बेचेगा, सामान बेचने के बाद विपत्र हासिल करेगा और पहली संभावना तो यह हो सकती थी कि 3 महीने 3 दिन के बाद वह उस पैसे को सुमित से ले ले। लेकिन इस अवस्था में यह बोला गया है कि अमित ने मैच्योरिटी से पहले, परिपक्वता से पहले इस बिल को बैंक को देकर भुना लिया। इसका अर्थ क्या है? हो सकता है अमित को पैसों की जरूरत पहले ही पड़ गई हो और अमित ने इस बिल को बैंक को दे दिया। अब बैंक कहता है कि मैं इस बिल के बदले आपको पैसे जरूर दे सकता हूं, परंतु इस बिल के पैसे बैंक को कब मिलेंगे? इस बिल के पैसे बैंक को मिलेंगे परिपक्वता पे, मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी आएगी 3 महीने बाद, बैंक को राशि प्राप्त होगी 3 महीने बाद और अमित चाहता है कि उसे बैंक से राशि आज ही प्राप्त हो जाए। तो बैंक वालों का कहना यह है कि यदि वो इस पैसे को 20,000 रुपये को किसी को लोन की तरह देते हैं तो वह इसके ऊपर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज कमा सकते थे। चलिए देखते हैं। 20,000 रुपये 12% की दर से 3 महीने के लिए जो ब्याज बनता है वह बनता है 600 रुपये। इन 600 रुपये को बैंक कमा सकता है यदि वह 20,000 रुपये का ऋण किसी को दे दे तो, परंतु यह पैसा बैंक अमित को दे रहा है तो बैंक चाहता है कि यह 600 रुपये वह अभी भी कमाए। तो बैंक अमित को कहता है आपका बिल जो 20,000 रुपये का है उसमें से 600 रुपये को घटा दें। यदि 600 रुपये को घटा दें तो 19,400 रुपये बनते हैं। वह इस 19,400 रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार है बैंक, और अमित भी इस रकम को प्राप्त करने के लिए तैयार है क्योंकि अमित को पैसा मैच्योरिटी से पहले मिल रहा है और अमित इस बात से खुश है कि उसे 3 महीने पहले ज़रूरत के समय पे पैसा मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रविष्टि किस प्रकार होगी। सबसे पहले 1 जनवरी को जब सामान बेचा जाएगा तो सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
सुमित का खाता डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। मैंने पिछले भाग में आपको यह साफ तौर पे बताया था, यदि प्रश्न आपसे सामान बेचने या खरीदने का जिक्र करता है तो आपको उसकी प्रविष्टि जरूर करनी है। उसके बाद सुमित से बिल रिसीवेबल लिया गया। तो पहले के भाग में आप यह देख चुके हैं कि बिल रिसीवेबल को प्राप्त करने की प्रविष्टि क्या होगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, या अगर हम हिंदी में बात करें तो प्राप्य विपत्र खाता डेबिट और सुमित का खाता क्रेडिट। अब हम देखते हैं कि बैंक आपको धन देगा तो कितना देगा और कितना उसके ऊपर बट्टा मतलब डिस्काउंट कटेगा और उसकी एंट्री क्या होगी। हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि 19,400 रुपये बट्टा मतलब डिस्काउंट कटने के बाद हमारे बैंक में राशि प्राप्त की जाएगी। तो बैंक खाता डेबिट 19,400, जो कि 600 रुपये का डिस्काउंट काटने के बाद बची हुई राशि है। और बट्टा खाता भी डेबिट। बट्टा खाता या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि यह एक खर्चा है, नुकसान है, और सभी खर्चे और नुकसान लेखा शास्त्र में डेबिट ही किए जाते हैं। और जैसे ही हमने बैंक से यह राशि प्राप्त करी, हमारे हाथों से बिल फिसल जाता है। वह बिल हमें बैंक को समर्पित करना होता है। बिल बना था तो डेबिट हुआ, यह बिल हमारे हाथों से चला गया तो यह बिल क्रेडिट हो जाएगा। यह बिल हुआ क्रेडिट 20,000। तो यह हुई बैंक से बिल को डिस्काउंट कराने की प्रविष्टियां। किसकी किताबों में? सामान बेचने वालों की किताबों में। चलिए अब शुरू करते हैं तीसरी अवस्था को। तीसरी अवस्था में बताया गया, यदि अमित द्वारा अंकित को विपत्र का बेचान किया जाता है। देखिए, यदि आप पिछले भाग में पढ़ाई गई परिभाषा को ध्यान करें, जो भी बिल बनाने वाला व्यक्ति है वह इस बिल को किसी दूसरे को सौंप सकता है, जिसे हम अंग्रेजी में एंडोर्समेंट भी कहते हैं। अमित ने सुमित को सामान बेचा, अमित को सुमित से पैसा लेना है, परंतु अमित ने अंकित को पैसा देना है। यदि अमित ने अंकित को पैसा देना है, अब या तो अमित अंकित को पैसा दे या विपत्र ही दे दे। पैसा भी अमित के लिए एसेट है, विपत्र भी अमित के लिए एसेट है। दोनों ही सूरतों में अमित के पास से एसेट जाता है। तो चलिए देखते हैं अमित की पुस्तकों में एंडोर्समेंट के टाइम पे, बेचान के समय किस तरह की प्रविष्टियां होंगी। देखिए, सबसे पहले आप सुमित का खाता डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सुमित का खाता डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सामान को बेचने की प्रविष्टि। उसके बाद बिल रिसीवेबल को लेने की प्रविष्टि। प्राप्य विपत्र खाता नाम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और यह विपत्र आया सुमित से टू सुमित अकाउंट। अब अमित ने यह विपत्र अपने किसी क्रेडिटर अंकित को दे दिया। आप यहां पे बहुत ध्यान से समझिए, अंकित अमित के लिए, हमारे लिए एक लायबिलिटी था। अब उस लायबिलिटी को आप पैसा भुगतान कर रहे हैं। जब आप लायबिलिटी को पैसा भुगतान कर देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। और याद कीजिए, लायबिलिटी बढ़ती क्रेडिट से है और घटती डेबिट से है। तो लायबिलिटी मतलब अंकित, उसे हमने पैसा देना था, इसलिए तो हमने उसको बिल दे दिया। तो अंकित का खाता डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको भुगतान करने की जगह बिल के रूप में भुगतान कर दिया। नगद में भुगतान करने की जगह बिल के रूप में भुगतान कर दिया।
तो अंकित का खाता डेबिट और बिल जो हमारे लिए एक एसेट था अब वो जा रहा है। प्राप्य विपत्र खाता क्रेडिट। यह हुई अमित के किताबों में एंडोर्समेंट की प्रविष्टियां। अब हम पढ़ेंगे अगली अवस्था में किस तरह की प्रविष्टियां होंगी। और अगली अवस्था यह है, यदि 31 मार्च 2006 को अमित विपत्र अपने बैंकर को संग्रह हेतु भेजता है, मतलब अमित परिपक्वता तक बिल को रखे हुए है, लेकिन इससे जो भी प्राप्ति होनी है उस प्राप्ति को करने के लिए वह खुद नहीं जाता, वह इस चीज की जिम्मेवारी बैंक को देता है कि 31 मार्च 3 महीने खत्म हो जाने के बाद की तिथि है और उस दिन वह बिल अमित बैंक को सौंप देता है। अब बैंक अमित के बदले सुमित के पास जाएगा, पैसा लेगा और अमित के खाते में डाल देगा। यह चौथी अवस्था है जिसे अंग्रेजी में रिटायरमेंट ऑफ बिल भी कहा जाता है। 5 अप्रैल को विपत्र भुगतान की सूचना प्राप्त होती है। बैंक ने यह पैसा लिया और इसकी जानकारी हमें 5 अप्रैल को दी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रविष्टियां अमित की पुस्तक में होगी। सबसे पहले सामान बेचा जाएगा, सुमित का खाता डेबिट, सेल का खाता क्रेडिट, प्राप्य विपत्र बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सुमित का खाता क्रेडिट। यह तो हुई आम प्रविष्टियां। अब देखिए, हमने बिल को बैंक को सौंप दिया। जब हमने बिल को बैंक को सौंपा तो 31 मार्च को सौंपा और प्रविष्टि हुई विपत्र संग्रह के लिए भेजा। विपत्र संग्रह के लिए मतलब बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, खाता नाम डेबिट। अब देखिए, जब हमने बिल को बैंक को सौंपा तो बैंक ने मुझे एक पर्ची दी। वह पर्ची अब हमारे लिए एक परिसंपत्ति है। जब हमने बैंक को बिल सौंपा तो बैंक ने हमें एक पर्ची दी। वह पर्ची अब हमारे लिए एक परिसंपत्ति है क्योंकि बिल हम दे चुके हैं और यह जिम्मेवारी अब बैंक की है कि वह सुमित से जाकर पैसे लेंगे। और जब हमने वह पर्ची बैंक से ली तो वह एक संपत्ति, परिसंपत्ति के रूप में विपत्र संग्रह के लिए भेजना खाता, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और बिल आपके हाथ से जा चुका है। प्राप्य विपत्र खाता क्रेडिट। अब इसके बाद 5 तारीख को, 5 अप्रैल को आपके पास यह जानकारी आती है कि बैंक ने आपके लिए पैसा ले लिया है। तो बैंक खाता नाम बैंक अकाउंट डेबिट और वह पर्ची अब आपके किसी काम की नहीं है। जो आपकी परिसंपत्ति बना बैठा था वह खत्म, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा आने से था। पैसा आ चुका है और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अब खत्म। विपत्र संग्रह के लिए भेजना खाता क्रेडिट। तो विद्यार्थियों, इस तरह विपत्र लिए और दिए जाते हैं और यह सब संभावनाएं हो सकती हैं कि आप विपत्र अपने पास परिपक्वता तक रखें, विपत्र को बैंक पहुंचा दें और उस पे बट्टे का नुकसान झेलकर रकम वसूल लें, या आप उसी विपत्र को किसी अपने क्रेडिटर को दे दें, या आखिरी में हमने सीखा या हम उसको संग्रह के लिए बैंक को सौंप दें। तो यह कुछ संभावनाएं हैं विपत्र से पैसे लेने के लिए। अब हम यह सीखेंगे कि यदि विपत्र हमने सामने वाली पार्टी को दिया और वह पार्टी आपको
परिपक्वता पर पैसा ना दे सके तो क्या होगा? जब कभी प्राप्तकर्ता मतलब सामान खरीदने वाली पार्टी बिल को परिपक्वता पर पैसे का भुगतान करने के लिए मना कर दे, उसे कहते हैं विनिमय विपत्र का अनादरण। देखिए, जब विपत्र का स्वीकारकर्ता परिपक्वता तिथि पर विपत्र भुगतान नहीं करता है, मैच्योरिटी डेट पर सामान का खरीदार मना कर देता है कि उसके पास भुगतान करने के लिए राशि नहीं है, तो इसे विपत्र का अनादरण कहते हैं। विपत्र के अनादृत होने पर उसके धारक को विपत्र की सभी पक्षों का अनादरण सूचना देनी होती है, अन्यथा सूचना नहीं पाने वाले पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। मतलब इसकी सूचना देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कि इस अवस्था में किस तरह की जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। उदाहरण आपके सामने है। 1 जनवरी 2006 को विशाल ने शिबा से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा। विशाल ने सामान खरीदा शिबा से, मतलब शिबा ने सामान बेचा विशाल को। शिबा ने विशाल पर 2 माह की अवधि का विपत्र लिखा, 2 माह की अवधि, जिसे विशाल द्वारा स्वीकृत किया गया। स्वीकृत करने का मतलब यह है कि विनिमय विपत्र आपस में बदले जा चुके हैं। दोनों ही पार्टी इस बात पर समझौता कर चुकी हैं कि 2 महीने 3 दिन बाद, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 2 महीने 3 दिन बाद राशि का भुगतान हो जाएगा। परिपक्वता तिथि पर विशाल द्वारा विपत्र का अनादरण होता है। विशाल द्वारा सामान खरीदने वाली पार्टी के द्वारा अनादरण हुआ, कारण कोई भी हो सकता है। निम्न परिस्थितियों में शिबा और विशाल की पुस्तकों में प्रविष्टियां कीजिए। पहली अवस्था, जब परिपक्वता तिथि तक शिबा विपत्र को अपने पास रखती है। देखिए, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बिल 1 जनवरी 2006 को लिखा गया, 2 महीने के लिए लिखा गया। शिबा ने विशाल को बेचे हैं। वैसे सामान बेचने वाली पार्टी का नाम पहले लिखा होता है, लेकिन इस प्रश्न में आपको पहले विशाल का नाम दिया गया है, जो कि सामान का खरीदार है। तो हम पुस्तकें पहले बनाएंगे शिबा की, क्योंकि शिबा ने सामान बेचा है। शिबा की पुस्तक, और पहले भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं, यदि प्रश्न में यह बताया जाए कि सामान खरीदा बेचा गया है, तो सामान को खरीदने बेचने की भी प्रविष्टि करी जाएगी। देखिए, 1 जनवरी को सामान बेचा गया, विशाल का खाता डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, विशाल खाता नाम विक्रय खाते से 1 जनवरी, और इसी दिन विपत्र आपस में बदले गए। प्राप्य विपत्र खाता डेबिट विशाल के खाते से, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल। बिल रिसीवेबल शिबा के पास आएगा, क्योंकि शिबा ने रकम की प्राप्ति करनी है, इसलिए लिखा गया प्राप्य विपत्र खाता नाम। अब 2 महीने का बिल, 2 महीने अर्थात पूरा जनवरी और पूरा फरवरी, 2 महीने मतलब 1 मार्च, 2 महीने बीतने के बाद की तिथि, और 3 दिन बाद आपको 4 मार्च परिपक्वता तिथि प्राप्त होती है। परंतु इस मैच्योरिटी डेट पे विशाल ने बिल को डिसऑनर कर दिया, मतलब विशाल भुगतान नहीं कर पाता। तो यदि अब विशाल भुगतान नहीं कर सका है, तो हम विशाल को वापस अपना डेटर बनाना चाहेंगे। उसे डेटर बनाने के लिए हमें विशाल का खाता पुनः डेबिट करना होगा, क्योंकि उसने भुगतान नहीं किया। विशाल डेबिट होके वापस हमारा डेटर बन जाता है। और
क्योंकि परिपक्वता पे हमें बिल के पैसे नहीं मिले तो बिल कैंसिल। प्राप्य विपत्र खाता क्रेडिट। तो यह प्राप्य विपत्र खाता खत्म हो जाता है। अब इसी अवस्था में आप देखिए विशाल की पुस्तकों में किस प्रकार की प्रविष्टियां करी जाएंगी। विशाल ने सबसे पहले सामान खरीदा, क्रय खाता मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, और शिबा क्रेडिट। शिबा क्रेडिट मतलब शिबा को उसने अपनी लायबिलिटी माना। 1 जनवरी को विशाल की पुस्तकों में बिल प्राप्ति होगी, लेकिन क्योंकि विशाल ने सामान खरीदा था तो विशाल के यहां जो बिल आएगा वह उसकी लायबिलिटी बनेगा। यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और ऐसा बिल कहलाता है बिल्स पेबल, देय विपत्र। और यह इसके यहां क्रेडिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ती क्रेडिट से ही है। 1 जनवरी को अब आमतौर पे 2 महीने के बिल का भुगतान 2 महीने 3 दिन बाद हो जाना चाहिए, परंतु भुगतान नहीं हुआ। विशाल द्वारा भुगतान नहीं किया गया। अब क्योंकि उन्होंने भुगतान नहीं किया है तो शिबा वापस हमारे लिए एक देता है, मतलब क्रेडिटर है, तो हम शिबा को वापस क्रेडिट कर देंगे और यह बिल जो मेरे लिए लायबिलिटी था, परिपक्वता के बाद यह लायबिलिटी नहीं रहा क्योंकि लायबिलिटी वापस शिबा को बना दिया गया है। तो कुछ इस तरह बिल का डिसऑनर होना दोनों पार्टी की किताबों में लेखांकन किया जाता है। बिल का अनादरण होना शेष 2 परिस्थितियों में किस तरह होगा यह हम अगले भाग में सीखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो हमने इस भाग में और पिछले भाग में करे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इसी तरह के प्रश्न आप बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।